मैं दिनेश मील की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। और आज हम लाइव क्लास में इससे पहले जो अपना टॉपिक चल रहा था वो बहुपद चल रहा था, और बहुपद में हम जो आपका दूसरा अभ्यास है 3.2, जिसमें आप पहले प्रश्न और दूसरे प्रश्न को कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद में आपके पास में आता है तीसरा प्रश्न। ठीक है, तो तीसरे प्रश्न में आपके पास में ये तीसरे प्रश्न का पहला पार्ट है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है और उसका ये है आपके पास में पहला पार्ट। अभ्यास जो आपका है वो है 3.2। ठीक है, 10 क्लास RBSc गणित का तीसरा जो आपके पास में चैप्टर है वो बहुपद है। बहुपद में आपके पास में तीसरा जो उसका दूसरा जो अभ्यास है 3.2 है, उसके पहले और दूसरे प्रश्न को हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद में अब तीसरे प्रश्न में आपके पास में फर्स्ट पार्ट यहाँ पे ये आपके पास में है, इसमें क्या दे रखा है इसकी हम बात करेंगे। ठीक है, तो मैं प्रश्न को पढ़ता हूँ। इसमें आपको कहा है कि f(x) बराबर 2x की घात 4 माइनस 3x की घात 3 माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2 के दो शून्यक √2 तथा माइनस √2 हैं। ठीक है, तो f(x) के शेष सभी शून्यक आपको ज्ञात करने हैं। तो इससे पहले मैं आपको बहुपदों के बारे में क्या क्या बता चुका हूँ, मैं थोड़ा सा यहाँ पर रिवाइज कर देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको क्या करना है कि जो प्रश्न है उसमें ये देखना है कि प्रश्न में अपने को क्या सोर्सेज दे रखे हैं। ठीक है, उसके बाद में हमें उसमें ज्ञात क्या करना है। ठीक है, प्रश्न में जो हमको सोर्सेज मतलब जो आपको स्रोत इसमें दे रखे हैं, उन स्रोतों के बारे में आपको पहले से पूरा पता होना चाहिए। ठीक है, फिर हमें करना क्या है उसके ऊपर हमको मंथन करना है, और इस प्रश्न को अगर हमको अच्छे से तरीके से समझना है तो इसके लिए मैं आपको एक दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर दूंगा, जिसमें हम आगे से पीछे की तरफ आएंगे। ठीक है, मतलब इस प्रश्न में हमको इसके कुछ शून्यक मतलब 2 शून्यक आपको दे रखे हैं, शेष शून्यक ज्ञात करने। तो सबसे पहला प्रश्न तो यहाँ पर ये उठता है कि भाई इस बहुपद के कितने शून्यक होने चाहिए। तो बहुपद के अधिकतम शून्यकों की संख्या कितनी है इसके बारे में मैंने आपको पहले बता रखा है, मैं आपको फिर से इसमें रिवाइज करवा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मैं f(x) की बात करता हूँ। तो f(x) आपका है वो 4 घातीय बहुपद है। ठीक है, और 4 घातीय जो बहुपद होता है उसमें अधिकतम पदों की संख्या आपके पास में 5 होती है। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको बता रखा है कि किसी भी बहुपद में अधिकतम पदों की संख्या उसकी घात से 1 ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसकी घात 4 है, इसलिए इस बहुपद में अधिकतम पदों की संख्या 5 होगी। तो हम देखते हैं कि इसमें कितने पद दे रखे हैं आपको, तो 1 2 3 4 5 जितने अधिकतम पदों की संख्या जितनी होती है उतने सारे पद आपको यहाँ पर दे रखे हैं। अच्छा, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई 4 घातीय बहुपद है तो उसमें 5 पद पूरे हों, 4 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। इसके बारे में मैंने आपको सारी जानकारी है वो पिछले पार्ट्स में दे रखी है, जिसके बारे में आप अच्छे से जानते हैं। अगर यहाँ पर मैं उन सारी बातों को बताने लग जाऊँगा तो ये क्वेश्चन अपना आगे नहीं चलेगा। इसके बाद फिर बात आती है अधिकतम शून्यकों की संख्या, तो जिसके बारे में आपको कहा था कि भाई अधिकतम शून्यकों की संख्या उसकी घात के बराबर होती है। तो बहुपद की घात आपके पास में 4 है, इसलिए अधिकतम शून्यकों की संख्या भी कितनी होगी 4, मतलब इसके 4 शून्यक आपके पास में हो सकते हैं। ठीक है, अब 4 शून्यक होने का मतलब 4 शून्यक होंगे और उन 4 में से कोई 2 अगर समान है तो शून्यकों की संख्या आपके पास में 3 ही काउंट होगी। ठीक है, हालांकि संख्या जैसे -2 2 शून्यक एक जैसे आगे तो -2 एक ही संख्या है। ठीक है, तो वो एक शून्यक हो गया और बाकी 2 अलग अलग है, तो इस प्रकार से 3 हो गए। तो अधिकतम शून्यकों की संख्या उसकी घात के बराबर होती है। अब हमको यहाँ पर क्या दे रखा है कि ये जो 4 घातीय बहुपद है इसके 2 शून्यक ये और ये हैं। शून्यक से तात्पर्य क्या है? शून्यक से तात्पर्य है कि x का वो मान, मतलब यहाँ पर चरराशि x है तो इस चरराशि x का यहाँ पर वो मान जो जो बहुपद में रखने पर x के स्थान पर चरराशि के स्थान पर रखने पर बहुपद का मान 0 हो जाए। ठीक है, तो वो मान, वो वास्तविक मान या जैसा भी मान आपके पास में होता है वो उस बहुपद का क्या कहलाता है? शून्यक कहलाता है। अगर वो वास्तविक संख्या है तो वो वास्तविक शून्यक होते हैं, और अगर वो वास्तविक संख्याओं के रूप में नहीं होकर काल्पनिक संख्याओं के रूप में है तो शून्यक काल्पनिक माने जाएंगे। ठीक है, तो इसके शून्यकों की संख्या 4 है।
4 में से आपके पास में कितने शून्य हैं? 2 पर्सन में दे रखे हैं आपको कि भाई ये और ये इसके 2 शून्य हैं, ठीक है। तो शेष शून्य हमको यहाँ पर ज्ञात करने हैं। अब इससे पहले और हम क्या जान चुके हैं? तो इससे पहले देखो द्विघात बहुपद के दोनों शून्यकों को हम गुणनखंड विधि से कैसे ज्ञात करते हैं, इसके बारे में मैंने आपको बता रखा है। तो यहाँ पर आपके पास में द्विघात बहुपद आपको आगे प्राप्त होगा, जिसको गुणनखंड विधि से हम हल करके और उसके शून्य कैसे ज्ञात करेंगे, वो सारा पाठ मैं इसके आगे इसमें बताने वाला हूँ। अब इस प्रश्न को थोड़ा सा और ज़्यादा समझने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल कैसा, जैसे यहाँ पर मैं पहले द्विघात बहुपद ही ले लेता हूँ। तो एक द्विघात बहुपद मेरे पास में जैसे f(x) ये है, f(x) बराबर आपके पास में है x² - 5x + 6, ठीक है। अब इसके दोनों शून्यकों को हम ज्ञात करें, तो दोनों शून्यकों को ज्ञात करने का तरीका जो अपने पास में अभी गुणनखंड विधि चल रही है, ठीक है। इसके आगे हमारे पास में विधियाँ और भी होंगी, फिलहाल अपने पास में गुणनखंड विधि है। तो गुणनखंड विधि से हम इसके शून्य ज्ञात करेंगे और फिर हम यहाँ इस प्रश्न पर रिवर्ट होंगे कि इसमें हमको क्या करना है, उसके बारे में हम थोड़ा सा सोचेंगे। तो x² - 5x + 6 ये आपके पास में द्विघात बहुपद है, इसके शून्य के हम कैसे ज्ञात करते हैं गुणनखंड विधि से, वो थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें मैंने आपको कहा था कि सबसे पहले आपको वहाँ पर a गुणा c मतलब ac का मान ज्ञात करना है। अब a गुणा c क्या है, a क्या है, c क्या है? तो x² का जो गुणांक होता है वो a होता है, x का जो गुणांक होता है वो आपके पास में b होता है, और जो संख्यात्मक पद वहाँ पर होता है वो आपके पास में किसका मान होता है, c का मान होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि a का मान जो आपके पास में है वो x² का गुणांक यानी कि क्या है, 1, ठीक है। जो गुणांक आपको दिखता नहीं है किसी चर राशि का वो संख्यात्मक गुणांक 1 होता है, जो घात आपको नहीं दिखती है वो 1 होती है। तो यहाँ पर आपके पास में संख्यात्मक गुणांक x² का 1 है, तो a का मान आपके पास में 1 है, c का मान आपके पास में है 6, तो इस प्रकार से ये ac का मान आपके पास में आएगा 6। जो ac का मान आता है वो चाहे धनात्मक आए चाहे ऋणात्मक, जैसे यहाँ पर आपके पास में धनात्मक आ रहा है, बाय द वे जैसे मान लो कि यहाँ पर माइनस का चिन्ह होता, ठीक है, तो -6 को आप 1 से गुणा करते तो आपके पास में वहाँ पर ac का मान यानी कि a गुणा c का जो मान होता वो ऋणात्मक होता। तो उस स्थिति में आपको क्या करना है कि ac का मान प्राप्त करके और वो धनात्मक है या ऋणात्मक है ये नहीं देख के आपको केवल वहाँ पर जो उसका संख्यात्मक मान है उसको उठा के डायरेक्ट आपको उसके क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करने हैं। तो इसके अभाज्य गुणनखंड हम प्राप्त करते हैं तो 2 का भाग लगाते हैं 3 आता है, 3 का लगाते हैं आपके पास में क्या आता है, 1 आता है। तो इसके अभाज्य गुणनखंड आपके पास में आए 2, कौन से, 2 और 3, ठीक है, जो अभाज्य संख्याओं के रूप में होते हैं। तो 2 गुणा 3 आपने इसको गुणनखंडित कर दिया। अब क्या करना है, ये जो गुणनखंड आपके पास में इसके अभाज्य गुणनखंड आते हैं उनमें से आधे आपको एक साइड में रखने हैं और आधे आपको एक साइड में रखने हैं। तो यहाँ पर तो आपके पास में 2 ही गुणनखंड हैं, तो 2 को आपने एक तरफ कर दिया और 3 को आपने दूसरी तरफ कर दिया। अब करना क्या है, अब इनके बीच में चिन्ह लगाना है, या तो प्लस का और या फिर माइनस का। तो वो चिन्ह आपको कहाँ से लगाना है, वो आपको जो c आपके पास में है, अर्थात जो आपके पास में संख्यात्मक पद है वो धनात्मक है तो यहाँ पर आप प्लस का चिन्ह लगाएं, अगर वो ऋणात्मक है तो आप यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाएं, ठीक है। जब आप प्लस का चिन्ह लगाएं तो छोटी पहले और बड़ी बाद में या बड़ी पहले छोटी बाद में कैसे भी रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप माइनस का चिन्ह यहाँ पर लगा रहे हैं तो इसका मतलब बड़ी संख्या को आपको पहले रखना है और छोटी संख्या को आपको बाद में रखना। जैसे यहाँ पर आपके पास में बड़ी संख्या 3 है तो 3 को आप पहले रखेंगे, 2 को आप बाद में रखेंगे, तो इस प्रकार से ये हो जाएगा 3, 2, ठीक है। जब माइनस का चिन्ह यहाँ पर हो तो फिर माइनस का चिन्ह आप यहाँ पर लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर आपके पास में किसका चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, इसलिए आप यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाते हैं और इस प्रकार से इसको कोष्टक में बंद कर देते हैं, ठीक है। अब ये जो कोष्टक आपके पास में ऐसा आया है, इसमें आप ये देखो कि इसमें ये जो मान आपको प्राप्त हो रहा है जोड़ने पर या घटाने पर, उसको आप वेरीफाई करोगे इस b से, ठीक है। b का मतलब है कि ये जो आपके पास में x का गुणांक है उसके केवल संख्यात्मक मान से आप उसकी तुलना करोगे। यहाँ पर प्लस माइनस आपको फिर नहीं देखना है, ठीक है, केवल इसका संख्यात्मक मान आपको देखना। तो संख्यात्मक मान आपके पास में क्या है, 5 है। तो देखो कि उसका मान आपके पास में 5 आ रहा है, तो देखो 3 और 2 को जोड़ते पर 5 ही आता है, यहाँ पर आपके पास में 5 ही है। तो कहने का मतलब ये है कि हमने ऐसा करके जो मिडिल टर्म है
जो बीच वाला पद है उसको हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, स्प्लिट कर रहे हैं, मतलब हम उसको यहाँ पर तोड़ रहे हैं। ठीक है, तो जब द्विघात बहुपद आपके पास में होता है, त्रिपदीय होता है, तो त्रिपदीय द्विघात बहुपद को जब गुणनखंडित करते हैं तो उस समय हम इस प्रकार से बीच वाले पद को हम इस प्रकार से तोड़ते हैं कि उनके जो संख्यात्मक गुणांक वहाँ पर हैं उनका गुणनफल a गुणा c के गुणनफल के बराबर आना चाहिए। ठीक है, अभी जैसे मैंने इसका तरीका बताया उस हिसाब से आप करें, यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बीच वाले टर्म को स्प्लिट करने के आपके पास में कई तरीके हैं, 2-3 तरीके यहाँ पर होते हैं कि भाई आप इस प्रकार से 5 को तोड़ो और ऐसी 2 संख्याएं बताओ या ऐसे 2 संख्याएं लाओ वहाँ पर कि उनका गुणनफल है वो बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। तो उस हिसाब से अगर हम इसको करते हैं तो वहाँ पर अपने पास में थोड़ी सी क्या होती है, रिस्क होती है। ठीक है, कि उसमें कई बार क्या होता है कि प्लस में भी और माइनस में भी दोनों तरफ से इस प्रकार से बीच वाला जो पद है वो टूट सकता है। अभी उसमें तोड़ना होता है अपने को प्लस के रूप में, मतलब दोनों को जोड़ के तोड़ना होता है, जबकि हम तोड़ देते हैं उसमें घटा के, तो वहाँ पर थोड़ी सी गलती होने के चांस होते हैं। अगर आप मेरे इस तरीके से इसको करेंगे तो कभी भी आपको गलती नहीं होगी। इसमें मैंने सावधानी आपको बताई है, क्या बताई है कि जो आपके पास में प्रथम पद का संख्यात्मक गुणांक है उसको आप अंतिम पद यानी कि जो संख्यात्मक पद है उससे गुणा करके यानी कि a गुणा c का मान प्राप्त करेंगे और फिर उसका जो संख्यात्मक मान है, ठीक है, वो चाहे धनात्मक है चाहे ऋणात्मक है, केवल उसके संख्यात्मक मान को आप उसके अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करेंगे। जितने भी अभाज्य गुणनखंड आपके पास में आते हैं उनमें से आधे आपको एक तरफ रखने हैं, आधे आपको एक तरफ रखने हैं। आधे का मतलब है कि जैसे मतलब आपके पास में 4 गुणनखंड आ जाते हैं तो 2 को एक तरफ रख दिया, 2 को एक तरफ रख दिया। ठीक है, और जैसे मान लो कि आपके पास में 5 आ जाते हैं तो 3 को एक तरफ रख दिया, 2 को एक तरफ रख दिया। रखने का क्रम थोड़ा सा इस प्रकार से होना चाहिए कि जैसे मान लो कि आपके पास में ये इस प्रकार से होता है कि गुणनखंड आपके a गुणा c के, जैसे मैं यहाँ पर कोई एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि वो इस प्रकार से हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ये 2 बड़े मान यहाँ पर आ रहे हैं 3 और 5, यहाँ पर ये 2 गुणा 2 इस प्रकार से सेम से आ रहे हैं, तो आप उसमें ऐसे थोड़ा सा चुनाव इस प्रकार से करें कि जैसे 2 एक तरफ रखने हैं तो आप ऐसे मत कर देना कि जो बड़े वाले उनको एक तरफ कर दें और छोटे वालों को एक तरफ कर दें। ठीक है, तो इसमें आपकी पहली प्राथमिकता जो रहेगी वो रहेगी कि ये जो 2 समान हैं इन दोनों समान को उनमें से एक इसके साथ में दे दो, एक इसके साथ में दे दो। इसके प्रकार से आप इसको 2 जगह कर सकते हो। तो ये जो तरीका मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ एकदम सेफ है, यहाँ पर कोई गलती होने के चांस नहीं। मैं दोबारा से इसको फटाफट रिपीट कर देता हूँ। तो आपको सीधा क्या करना है, a गुणा c प्राप्त करना है, उसके संख्यात्मक मान को आपको उसके अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करने हैं। अभाज्य गुणनखंडों में से आधे का आपको इस तरफ करने हैं, आधे का आपको दूसरी तरफ करने हैं, और फिर उन दोनों के बीच में या तो आपको प्लस का चिन्ह लगाना है या फिर माइनस का। अब वो चिन्ह कौन सा लगाना है इसके लिए आपको देखना है वहाँ पर संख्यात्मक पद का। अगर वो संख्यात्मक पद धनात्मक है तो आप दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह लगाएंगे, अगर वो ऋणात्मक है तो आप दोनों के बीच में माइनस का चिन्ह लगाएंगे। और माइनस का चिन्ह लगाते समय आप ध्यान रखेंगे कि बड़ी संख्या पहले आनी चाहिए और छोटी संख्या बाद में आनी चाहिए, और इस प्रकार से उसके बाद में जो आपके पास में यहाँ पर जो मान आता है उसको आपको वेरीफाई करना है मिडल टर्म से, बीच वाले पद से, और उसका संख्यात्मक मान है वो उसके बराबर हो जाना चाहिए। उसका प्लस है या माइनस है उसको फिर वहाँ पर नहीं देखना है। तो ये जो चिन्ह है यहाँ पर, इसकी बात यहाँ पर होगी। अब इस चिन्ह की जो बात है वो कैसे करनी है वो हम दूसरे स्टेप में करते हैं। तो अभी आपने 5 को तोड़ दिया 3 + 2 में, ठीक है, तो हम आगे चलते हैं दूसरे स्टेप में कि ये जो आपको दे रखा है उसी को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ये x², फिर यहाँ पर ये आपके पास में माइनस का चिन्ह है, और इस 5 को आप यहाँ पर इस तरीके से लिख रहे हैं कि 5 को हमने लिख दिया 3 + 2, इसके गुणा में आगे x पड़ा है तो हमने यहाँ पर x ऐसा कैसे लिख दिया। उसके बाद में लास्ट में आपके पास में 6 पड़ा तो आपने यहाँ पर 6 लिख दिया। ठीक है, अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं। तो इस गुणनखंड को, वो इस कोष्टक को हम यहाँ पर खोलते हैं। तो चलते हैं x² माइनस, कोष्टक खोलेंगे तो जब कोष्टक के बाहर अगर आपके पास में माइनस का चिन्ह है तो अंदर का चिन्ह बदलेगा। ठीक है, और अगर प्लस का चिन्ह है तो अंदर का चिन्ह वहाँ पर नहीं बदलेगा। आपको हर बार कोष्टक लगाना है, इसमें आपको कोई रिस्क नहीं लेनी है, आपका ज़्यादा से ज़्यादा एक स्टेप यहाँ पर बढ़ेगा, बाकी और इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपको हर बार कोष्टक लगाना है, चाहे भले ही यहाँ पर प्लस का चिन्ह है और चाहे माइनस का चिन्ह है। ठीक है, ध्यान ये रखना है कि कोष्टक के पहले अगर माइनस का चिन्ह है तो अंदर का चिन्ह वहाँ पर बदलना है आपको। तो अंदर का चिन्ह बदलेगा तो इसका मतलब प्लस की जगह माइनस होगा। 3 को आप x से गुणा कर रहे हैं तो यहाँ पर 3x हो जाएगा, प्लस का यहाँ पर माइनस होगा। 2 को आप x से गुणा करेंगे यहाँ पर 2x हो जाएगा। हमेशा याद रखें कि ऐसे कोष्टक आपके पास में लगा हुआ है और उसमें 2 या 2 से अधिक राशियाँ अगर आपको दे रखी हैं
और बाहर कोई गुणा में कोई राशि वहाँ पर कोष्ठक के बाहर में, चाहे वो उस तरफ हो चाहे इस तरफ हो, पड़ी है तो कोष्ठक खोलते समय वो जो बाहर वाली राशि है, ठीक है, वो वहाँ पर कोष्ठक के अंदर की सभी राशियों से क्या होगी, गुणा होगी। ठीक है, तो ये x है वो पहले वाले से भी गुणा होगा और दूसरे वाले से भी गुणा होगा, आपने कर दिया। इसके बाद में यहाँ पर प्लस का 6 आ गया और आगे आप चलते हैं कि ये जो आपके पास में पहले 3 पद थे तो बीच वाले पद को आपने 2 जगह कर दिया है। इस प्रकार से आपके पास में बीच वाले पद के 2 पार्ट हो गए और ये जो 3 पद हैं वो इस प्रकार से आपके पास में आ गए हैं। अब पहले के साथ में दूसरे को लेना है और तीसरे के साथ में आपको चौथे को लेना है, फिर देखना है कि किसमें क्या कॉमन है। कॉमन होने का मतलब उभयनिष्ठ, उच्चतम उभयनिष्ठ गुणनखंड को यहाँ पर आपको देखना है। तो ये जो x² है और ये जो 3x है, तो इनको उच्चतम उभयनिष्ठ गुणनखंड को देखने के लिए क्या करें, आप इसको आराम से तोड़ दें इन पदों को। ठीक है, जैसे x² को हम तोड़ते हैं तो x² को तोड़ के लिखेंगे तो हम लिख दिया x गुना x। इसी प्रकार से आप 3x को वहाँ पर तोड़ते हैं, ये माइनस का चिन्ह है वो ऐसा कैसा आएगा बीच में, तो 3x को तोड़ते हैं तो ये 3 गुना x हो जाएगा। अब इन दोनों में आप देखते हैं कि उभयनिष्ठ क्या, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उभयनिष्ठ दोनों में क्या है, उच्चतम उभयनिष्ठ x है। ठीक है, कोई संख्यात्मक गुणांक इसमें 1 है, यहाँ पर 3 है, तो संख्यात्मक गुणांक तो कोई उभयनिष्ठ यानी कि 1 के अलावा नहीं है। और आपके पास में जो चर है वो वहाँ पर कौन सा है, x उभयनिष्ठ। मतलब यहाँ पर दोनों पदों में, इन दोनों में जो बीच वाले पद का जो ये पार्ट है इसमें और पहले पद में, दोनों में आपके पास में उच्चतम उभयनिष्ठ है वो क्या है, x है। उसको आप कोष्ठक के बाहर रखेंगे और जो शेष गुणनखंड आपके पास में इन पदों में बच जाते हैं उनको आपको कोष्ठक के अंदर लिखना है। तो यहाँ पर इसमें क्या बच गया है, x बच गया है और उसमें क्या बच गया आपके पास में 3, बीच में चिन्ह किसका है, माइनस का। ठीक है, इसी प्रकार से आगे वाले 2 में देखते हैं तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, ऐसे कैसे लगा दें आप। ठीक है, प्लस का है तो प्लस का लगा दें। फिर उन दोनों को वापस तोड़ते हैं तो 2x को तोड़ेंगे तो 2 गुना x में और 6 को तोड़ेंगे तो 3 गुना 2 में या 2 गुना 3 में, इस प्रकार से आपने तोड़ दिया। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो उच्चतम उभयनिष्ठ आपको दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, 2। ठीक है, तो वो 2 आप यहाँ पर लिख देते हैं कोष्ठक के बाहर, शेष गुणनखंडों को लिखते हैं आप अंदर। तो शेष गुणनखंड इसमें आपके पास में बच गया है x। और फिर आपको ध्यान रखना है यहाँ पर देखो इन दोनों पदों में आप कोई उच्चतम उभयनिष्ठ लेके और यहाँ कोष्ठक में शेष पदों को कोष्ठक में रख रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखें कि कोष्ठक के बाहर अगर माइनस का चिन्ह है तो चाहे कोष्ठक खोल रहे हैं और चाहे कोष्ठक बंद कर रहे हैं, हमेशा अंदर का चिन्ह बदलेगा। ठीक है, तो यहाँ माइनस का चिन्ह है तो अंदर का चिन्ह, ये जो प्लस का चिन्ह है ये फिर बदलेगा आपके पास में और ये यहाँ पर हो जाएगा माइनस का। 6 में 2 का भाग लगाएंगे आपके पास में 3, यानी कि ये शेष गुणनखंड आपके पास में वहाँ पर आ गया है। अब इसके आगे क्या होता है, इसके आगे हमारे पास में पहले 3 पद थे, तोड़ के हमने यहाँ बीच वाले के 2 पार्ट इस प्रकार से प्राप्त कर लिए, तब ये 4 हो गए, मतलब 4 दिख रहे हैं आपको। और यहाँ पर फिर आपके पास में अब जो आए हैं वो लास्ट में ये 2 पदों में सिमट गया है। ठीक है, पद प्लस और माइनस से अलग होते हैं। तो यहाँ पर x के गुणा में कोष्ठक है तो ये पूरा का पूरा एक पद में माना गया और ये पूरा का पूरा दूसरे पद में माना गया। इन दोनों पदों में आप देखते हैं कि फिर उच्चतम उभयनिष्ठ आपके पास में क्या है, तो यहाँ पर देखते हैं कि ये x माइनस 3 दोनों में क्या है, उच्चतम उभयनिष्ठ। और हमेशा याद रखें कि द्विघात बहुपद आपके पास में है, त्रिपदी है, तो उसको जब हम गुणनखंडित कर रहे हैं तो यहाँ पर जो इस स्टेप में आपके पास में ये जो गुणनखंड आते हैं, मतलब ये जो कोष्ठक आते हैं आपके पास में, कोष्ठकों में जो मामला आता है वो एकदम सेम आना चाहिए। अगर वो नहीं आता है इसका मतलब आप इससे पहले गलती कर चुके हैं। अब गलती क्या होती है, गलतियां यहाँ पर ज़्यादा तो ये होता है कि भाई कोष्ठक के बाहर माइनस का चिन्ह होता है, आप अंदर प्लस का ऐसे कैसे टिका देते हैं। ठीक है, ऐसी छोटी मोटी गलतियां वहाँ पर होती हैं, उसका आपको ध्यान रखना है। तो आपने देखा कि इन 2 पदों में आपके पास में x माइनस 3 उभयनिष्ठ है, वहाँ पर आपके पास में क्या बच गया, शेष गुणनखंडों में। जैसे इसमें x माइनस 3 यहाँ आने पर शेष गुणनखंड इसमें x बच गया, वो यहाँ आ गया। जैसे इसमें किया था आपने कि x को उभयनिष्ठ करने पर, मतलब बाहर रखने पर शेष गुणनखंड ये रहे, उसी प्रकार से ये x माइनस 3 को बाहर ले लिया और इसका शेष गुणनखंड यहाँ पर आ गया, इसमें x माइनस 3 बाहर आ गया तो ये -2 अंदर आ गया। ठीक है, अब बात यह है कि हमें इस बहुपद के शून्यक प्राप्त करने हैं। तो शून्यक प्राप्त करने का मतलब बहुपद का मान 0 होना चाहिए। ठीक है, तो बहुपद का मान 0 होना चाहिए, कहने का मतलब कि इसमें मैंने आपको पहले बता रखा है कि यदि f(x) बराबर, यहाँ पर आपने इसको कंडीशन दे दी कि भाई आपका मान 0 चाहिए, हमको बहुपद का मान हमको क्या चाहिए, 0। क्योंकि f(x) बराबर ये है, f(x) बराबर ये है, ये सारे बराबर ही हैं। ठीक है, इसका मतलब f(x) बराबर ये भी है। ठीक है, अब इस f(x) का मान 0 चाहिए, इसका मतलब इसका मान 0 चाहिए अपने को। तो कहने का मतलब अतः है ये जो आपके पास में x माइनस 3
इंटू एक्स माइनस 2 है, इसका मान भी क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। अब हम यहाँ पर x का कोई मान ज्ञात करना है कि जिससे बहुपद का मान शून्य हो जाए, तो वो जो भी वास्तविक मान होगा आपके पास में, उसको यहाँ पर रखने पर उसमें से 3 घटाएं, तो वास्तविक संख्या में से वास्तविक संख्या को घटाएं चाहे जोड़े, आपके पास में वास्तविक संख्या ही प्राप्त होगी। या जैसी भी संख्या आपको यहाँ पर प्राप्त होती है और ऐसी यहाँ पर कोई संख्या आपको प्राप्त होगी, उन दोनों का गुणनफल आपके पास में क्या होना चाहिए, 0। तो याद रखें, दो संख्याओं का गुणनफल शून्य तभी आ सकता है, वो चाहे कैसी भी संख्या हैं, चाहे दोनों वास्तविक हैं या उनमें से एक वास्तविक है, एक काल्पनिक है या दोनों काल्पनिक हैं, तो उनका गुणनफल शून्य आने की एक ही शर्त है कि उन दोनों में से कम एक का मान शून्य होना चाहिए या फिर दोनों का मान शून्य हो, और अच्छी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने बोला कि कम से कम एक का मान शून्य होना चाहिए, कहने का मतलब या तो इसका मान शून्य होना चाहिए और या फिर इसका मान आपके पास में शून्य होना चाहिए। तो आप यहाँ पर नीचे लिख देते हैं कि या तो x माइनस 3 बराबर 0 और x बराबर आपके पास में आ गया 3। इसी प्रकार से इसमें या x माइनस 2 बराबर 0 तो x बराबर आपके पास में आ गया 2। तो इस प्रकार से आपने इस बहुपद के दोनों शून्य ज्ञात कर लिए। अब बात यह है कि हमारा प्रश्न शून्य कुछ से रिलेटेड है। यहाँ पर मैंने द्विघात बहुपद को एक एग्जाम्पल के तौर पर लिया है प्रश्न को समझने के लिए। तो अब मैं बात आती है अपनी प्रश्न की गंभीरता पर कि भाई प्रश्न किस प्रकार से है, उसको हमें किस प्रकार से मेंटेन करना है। तो थोड़ा हम आगे चलते हैं। तो मैं यहाँ पर बाकी सारा मिटा देता हूँ और गुणनखंड विधि से मैंने यहाँ पर इसके शून्य प्राप्त कर लिए हैं। हालांकि मैं पहले भी आपको बता सकता था कि इसके शून्य क्या हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने शून्य लेके ही इस बहुपद को यहाँ पर प्राप्त किया है, ठीक है। तो x बराबर 3 इस बहुपद में रखेंगे तो इस बहुपद का मान शून्य हो जाएगा। x बराबर 2 इसमें रखेंगे तो भी इस बहुपद का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब जैसे बाय द वे आपको ये बोल दिया कि ये जो कंडीशन इसके अंदर है वो कंडीशन हम इसमें अप्लाई करते हैं। तो मैंने बोल दिया कि भाई ये जो बहुपद आपके पास में है f(x) बराबर x² माइनस 5x प्लस है, इसका एक शून्य आपके पास में 3 है, ठीक है। और आपको गुणनखंड विधि का प्रयोग नहीं करना है। मैंने बोल दिया कि फिलहाल आपको गुणनखंड विधि का प्रयोग नहीं करना। भाई गुणनखंड विधि से इसके दोनों शून्य हम सीधे सीधे ज्ञात कर सकते हैं, अपने पास में विधि है, डायरेक्ट अप्लाई करके हमने जैसे मैंने अभी बताया वैसे ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन मैंने कंडीशन यहाँ पर ये दे दी कि आप उस गुणनखंड विधि का प्रयोग मत करो। आपको एक शून्य मैंने दे दिया, ये 3 है, तो दूसरा शून्य बताइए क्या है। तो मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा सोचता हूँ इसके बारे में कि मैंने कहा कि एक शून्य के 3 है, तो इसका मतलब वो x का मान 3 है, ठीक है। x का वो मान है 3 और उस 3 को अगर हम x की जगह इसमें रखेंगे तो इस बहुपद का मान क्या हो जाएगा, शून्य, ठीक है। तो इसका मतलब अभी देखो हमने क्या किया था, अभी आपके पास में x माइनस 3 बराबर 0 आया था, ठीक है, हमने ऐसे प्राप्त किया था कंडीशन देख के। तो इस 3 को आपने वहाँ पर रखा था, आपको x का मान प्राप्त हो गया था। अब हम वहाँ पर पीछे से वापस आ रहे हैं, तो पीछे से बहुपद तक आएंगे और बहुपद से वापस हम उस दूसरे शून्य को निकालेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस 3 को वापस इधर लेके आएंगे, तो आपके पास में ये रिवर्ट होकर ऐसे होगा कि x माइनस 3 बराबर 0, और ऐसा आने पर आपके पास में ये बहुपद का क्या हो गया, एक रेखिक गुणनखंड। ये द्विघात बहुपद है और कोई भी बहुपद होता है उसमें अधिकतम उसके जो गुणनखंड हम प्राप्त करते हैं रेखिक गुणनखंड, तो अधिकतम रेखिक गुणनखंडों की जो संख्या होती है वो उसकी घात के बराबर होती है। अधिकतम शून्यकों की संख्या उसकी घात के बराबर, अधिकतम गुणनखंडों की संख्या उसकी घात के बराबर, और उसमें अधिकतम पदों की संख्या उसकी घात से एक ज़्यादा। ये आपको हमेशा याद रखना है। अब चूंकि इसके 2 रेखिक गुणनखंड होने हैं तो एक रेखिक गुणनखंड आपको एक शून्य से प्राप्त हो गया है, ठीक है, जिस प्रकार से मैंने यहाँ पर डिवाइड किया है। तो अब आपको एक रेखिक गुणनखंड इसका प्राप्त हो गया है, तो दूसरा रेखिक गुणनखंड क्या होगा उसको हम ज्ञात करेंगे। अब उसको ज्ञात करने के लिए मैं आपको फिर यहाँ पर एक छोटे से एग्जांपल की बात करता हूँ कि जैसे मेरे पास में एक संख्या है कि कोई भी संख्या, जैसे मैंने कह दिया कि 24 है, और इस 24 के मेरे को अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करने। यहाँ ध्यान रखें आप कि अपने पास जो आपके पास में संख्याएं होती हैं उनके जो अभाज्य गुणनखंड आप प्राप्त करते हो, अभाज्य का मतलब नए भाज्य, ठीक है, वो ऐसी संख्या गुणनखंडों में आती हैं कि उनको और ज़्यादा विभाजित नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसी प्रकार से उसके अभाज्य गुणनखंड, ठीक इसी प्रकार से जो बहुपद अपने पास में होता है उसके जो अभाज्य गुणनखंडों की अगर हम बात करते हैं तो हम उनको अभाज्य नहीं कह के हम उनको कहेंगे वो जो उस रूप में होते हैं वो अपने पास में रेखिक गुणनखंड होते हैं, ठीक है। रेखिक गुणनखंडों को आप इससे ज़्यादा आप नहीं तोड़ सकते। तो इसका एक रेखिक गुणनखंड आपके पास में आ गया है। दूसरा रेखिक गुणनखंड कैसे प्राप्त करें, मैं यहाँ पर आपको लेके चलता हूँ। जैसे 24 की बात करते हैं, अब 24 के हमको अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करने हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं
इस चॉइस का एक अभाज्य गुणनखंड का पता लगाते हैं कि भाई इसका कोई अभाज्य संख्या है जो इसका गुणनखंड है। गुणनखंड होने का मतलब है कि इसका उसमें जो संख्या इसकी गुणनखंड होगी उसका इसमें पूरा पूरा भाग जाएगा। ठीक है, तो आप एक ऐसी अभाज्य संख्या देखो जिसका भाग चॉइस में पूरा पूरा जाता है। ठीक है, अब आप छोटे से स्टार्ट होते हैं तो पहली अभाज्य संख्या आपके पास में 2 होती है, तो आपको पता चला कि भाई 2 का चॉइस में भाग पूरा पूरा जाता है, क्योंकि 2 से जो विभाज्य संख्याएं होती हैं उनके लिए कंडीशन अपने पास में ये होती है कि उस संख्या की इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से होना चाहिए। तो यहाँ पर इसका इकाई का अंक 4 है, तो इसका इकाई का अंक देख के हमने पता किया कि इसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। 2 एक अभाज्य संख्या, तो एक इसका अभाज्य गुणनखंड हमने पता किया कि 2 आएगा। अब जैसे ही उसका हम इसमें भाग लगाएंगे तो जो शेष अभाज्य गुणनखंड है उनका गुणनफल अपने पास में भागफल में आएगा। तो चॉइस में 2 का भाग लगाने पर यहाँ भागफल आता है आपके पास में हमेशा, तो यहाँ पर क्या आ गया 12। कहने का मतलब चॉइस के जो अभाज्य गुणनखंड है उनमें से एक तो 2 है, ठीक है, और बाकी के जो शेष अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर है वो उनका गुणनफल आपके पास में 12 है। अब आपको चॉइस के जो शेष अभाज्य गुणनखंड है उनका पता लगाने के लिए 12 के एक अभाज्य गुणनखंड का पता लगाना। तो कुल मिला के बात यह कि यहाँ से ये थोड़ा सरल हो गया है। पहले आपको एक बड़ी संख्या के अभाज्य गुणनखंड का पता लगाना था, अब आपके पास में वो संख्या थोड़ी छोटी हो गई है, उसके अभाज्य गुणनखंड का पता लगाना, तो आपने फिर पता किया कि भाई इसका भी एक अभाज्य गुणनखंड 2 है। 2 का भाग लगाया, आपके पास में कितना आ गया 6। ठीक है, अब आपको चॉइस के जो 2 अभाज्य गुणनखंड तो आ गए हैं और शेष अभाज्य गुणनखंड है वो इसके अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल होगा। तो भाई इसका भी एक का और पता लगा दो, क्योंकि अब तो आपके पास में संख्या बहुत छोटी हो गई है। तो यहाँ पर आपको पता चला कि भाई 2 का तो इसमें भी भाग पूरा पूरा जाता है, तो ये लो जी 2 का भाग लगा दिया इसमें। फिर आपके पास में कितना आएगा भागफल 3 आएगा। और अब आपको पता चल गया कि 3 तो खुद एक अभाज्य संख्या है, तो ये इसका लास्ट अभाज्य गुणनखंड हो गया। और इस प्रकार से आपने चॉइस के सारे अभाज्य गुणनखंड प्राप्त कर लिए। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर चॉइस के जैसे आपने अभाज्य गुणनखंड प्राप्त किए क्रम से कि एक एक गुणनखंड का पता लगा के, ठीक है, यहाँ पर भी आप ऐसा ही करेंगे कि ये जो बहुपद आपके पास में है द्विघात बहुपद, इसके जो रेखिक गुणनखंड आपके पास में होंगे वो 2 होंगे, और उन 2 में से आपके पास में 1 आ गया है। तो शेष गुणनखंडों को या शेष गुणनखंड को आपको प्राप्त करना है, तो आप इसका उसमें भाग लगा दो। जैसे यहाँ पर 2 का चॉइस में भाग लगाया, भाई आपको पता चला कि चॉइस का एक अभाज्य गुणनखंड 2 है, तो आपने 2 का 24 में भाग लगा दिया। ठीक है, और शेष गुणनखंडों का गुणनफल आ गया। अब मतलब इसके अगर 2 से ज़्यादा हैं, जैसे मान लो कि आपके पास में त्रिघात बहुपद है और त्रिघात बहुपद का एक शून्य का अगर आपके पास में है, मतलब आपने पता कर लिया, तो आप उसके एक रेखिक गुणनखंड का पता लगा सकते हैं, क्योंकि वो x बराबर इतना होता है जितना भी होता है। जैसे x बराबर अल्फा है तो अल्फा को आप बाएं पक्ष में लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो x माइनस अल्फा उसका क्या हो जाएगा रेखिक गुणनखंड। अल्फा की जगह कोई आपके पास में संख्या हो सकती है। ठीक है, तो 1 का पता लगाया, उसका भाग लगाने पर शेष गुणनखंडों का क्या आएगा गुणनफल आएगा। तो यहाँ पर 1 का पता लग गया, तो अब इसका उसमें भाग लगा देंगे तो हमें शेष गुणनखंड जो इसके हैं जितने भी हैं वो आ जाएंगे। तो अभी तो इसके 2 ही हैं, तो उनमें से 1 तो आपके पास में है। मैंने एकदम सिंपल सा उदाहरण लिया कि भाई आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, इस x माइनस 3 का, चूंकि ये गुणनखंड है इसका मतलब इसका इसमें पूरा पूरा भाग जाएगा। किस में जाएगा, fx में। ठीक है, तो fx में भाग पूरा पूरा जाने का मतलब आपके पास में शेषफल भी 0 आएगा। ठीक है, तो आपके वहाँ पर एकदम साथ साथ है वो वेरिफिकेशन भी होता चलता है। तो x माइनस 3 जब उसका एक गुणनखंड है तो शेष गुणनखंड हम यहाँ पर फटाफट प्राप्त कर रहे हैं। तो x² माइनस 5x प्लस 6। अभी मैं विभाजन क्रिया कैसे करनी है इसके बारे में थोड़ा सा जो उसका बेसिक नॉलेज है वो मैं आपको यहाँ पर विभाजन क्रिया करते समय दूंगा। मैं इसमें डायरेक्ट यहाँ पर भाग लगा देता हूँ। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, विभाजन क्रिया में पहले पद का भाग लगाते हैं हमेशा ही। तो x² में आप x का भाग लगाएंगे तो आपके पास में x आएगा। उस x को आप इन दोनों से वापस गुणा करके इसके नीचे लिखते हैं। तो x को x से गुणा करेंगे आपके पास में x² आएगा। फिर x को -3 से गुणा करते हैं तो आपके पास में -3x आएगा। इसके बाद में नीचे के चिन्ह हमेशा ही बदले जाते हैं, ये कट जाएगा आपके पास में क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का। ठीक है, और यहाँ पर आप देखते हैं कि ये जो दोनों पद है उनमें से एक ऋणात्मक है और एक धनात्मक है। तो जब आप योग विकलन संक्रिया कर रहे होते हैं तो वहाँ पर आपको ये देखना है कि चिन्ह कैसे, अगर दोनों चिन्ह समान है तो वही चिन्ह आएगा, मतलब दोनों माइनस के तो माइनस ही आएगा और उनको दोनों को जोड़ के लिखना है। और अगर दोनों चिन्ह प्लस के हैं तो आपके पास में प्लस ही आएगा, दोनों को आपको क्या करना है जोड़ के लिखना है। लेकिन अगर एक माइनस का एक प्लस का है तो आपको वहाँ पर ये देखना है कि वहाँ पर कौन से चिन्ह वाला मान जो संख्यात्मक मान है वो बड़ा है।
और जितना बड़ा वहाँ पर लिख देंगे। तो चिन्ह तो उसका आएगा जिसका संख्यात्मक मान बड़ा है, और कितना आएगा, उतना आएगा जितना वो ज़्यादा है। जैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ कि भाई ये तो माइनस का 5x है, ये प्लस का 3x है, इन दोनों में आपके पास में जो माइनस वाला है उसका संख्यात्मक मान 5 है, प्लस वाले का 3 है, ज़्यादा किसका है, माइनस वाले का है, तो आपके पास में यहाँ माइनस आएगा, ठीक है। और जितना ज़्यादा है उतना आएगा। तो 3x से 5x कितना ज़्यादा है, 2x ज़्यादा है, तो आपने लिख दिया 2x माइनस का 2x, ठीक है। इसके बाद में ये 6 है, इसका कोई सजातीय पद आपके पास में है नहीं, तो आपने प्लस से सीधा डायरेक्ट लिख दिया। ऐसा हम आगे थोड़ा सा करने वाले, इसके बारे में मैं थोड़ा सा और बताऊंगा आपको विभाजन क्रिया कैसे करते हैं। फिर उसके बाद में आपको पहले पद में पहले पद का फिर भाग लगाना, तो -2x में x का भाग लगाएंगे तो आपके पास में -2 आएगा, तो आपने लिख दिया -2, ठीक है। उस -2 से गुणा करेंगे तो ये माइनस का 2x आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 दूने क्या हो गया आपके पास में 6 हो गया है, ठीक है। ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये भी कैंसिल हो गए, ये भी कैंसिल हो गए, और यहाँ पर आपके पास में शेषफल क्या आ गया, 0। भाई यहाँ पर गौर करें कि शेषफल 0 आया, क्यों, क्योंकि इसका इसमें भाग पूरा गया, क्यों, क्योंकि ये इसका गुणनखंड था, क्यों, क्योंकि 3 जो था वो इस बहुपद का शून्यक था जिसको हमने प्राप्त किया है, ठीक है। तो इस प्रकार से एक गुणनखंड ये है तो दूसरा गुणनखंड वो है। इसके लिए शर्त ये है कि यहाँ पर शेषफल 0 ही आना चाहिए, कि आपके पास में 2 बहुपद हैं और उन 2 बहुपदों में से एक बहुपद में, मतलब बड़ी घात वाले में अगर आप छोटी घात वाले का भाग लगा रहे हैं और वहाँ पर अगर आपके पास में शेषफल 0 आ रहा है, तो निश्चित रूप से जो भाजक है, भाजक वाला बहुपद है, वो भाज्य बहुपद का गुणनखंड होगा, और जो भागफल में बहुपद प्राप्त हुआ है वो भी उसका क्या होगा, गुणनखंड होगा। और अगर वो रेखिक नहीं है तो हम उनके रेखिक गुणनखंड प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि इसका दूसरा रेखिक गुणनखंड x-2 होगा। आपको पता चला कि एक ये है तो दूसरा ये होगा, भाग लगा के देखा हमने, ठीक है। अब जब दूसरा रेखिक गुणनखंड ये है तो चूंकि x-2 बराबर 0 होना चाहिए, क्योंकि वहां पर हमने कंडीशन दी थी कि f(x) का मान 0 होने पर दोनों का गुणनफल 0 होना का मतलब है कि दोनों में से कम एक का मान 0, कि या तो पहला 0 हो जाए तो 0 से किसी भी संख्या को गुणा करेंगे 0 आएगा, ठीक है, या फिर दूसरे का मान 0 हो जाए तो 0 को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे 0 हो जाए। तो इसी प्रकार से x-2 का मान 0 होगा, और आपको यहाँ पर मिलेगा कि जो इस f(x) का जो दूसरा शून्यक है वो क्या होगा, आपके पास में 2 होगा, ठीक है। इस प्रश्न को समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, हालांकि इसमें मैंने 10-15 मिनट 20 मिनट लिए हैं, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि आपको जल्दी समझ में आ गया होगा। तो ठीक इसी प्रकार से अब हम थोड़ी सी बड़ी घात पर बात करते हैं। अभी हमने द्विघात बहुपद की बात की है, एकदम सिंपल सी सीधी सी बात की है। अब हम यहाँ पर चल के आते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि प्रश्न में आपको कौन सा बहुपद दे रखा है। तो प्रश्न में आपको 4 घात वाला बहुपद दे रखा है, ठीक है। उसके बाद में उस बहुपद की खासियत क्या है कि 4 घात वाला जो बहुपद होता है उसमें अधिकतम पदों की संख्या 4 + 1 यानी कि 5 होती है, ठीक है। कम उसमें एक भी हो सकता, मतलब कम से कम तो पदों की संख्या हर बहुपद में 1 होती है, और 4 से कम फिर आपके पास में 3 पद भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में इस बहुपद के अधिकतम शून्यक कितने होंगे, तो इसकी घात 4 है इसलिए इसके 4 शून्यक होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा कितने शून्यक होंगे, 4। दे कितने रखें, 2 दे रखें जी, ठीक है। और हमें उनको प्राप्त कैसे करना, तो हम देखो हम यहाँ पर उसकी प्लानिंग बना रहे हैं कि अभी हमने जैसे किया था उसी के हिसाब से हम इसको कर रहे हैं कि भाई जब 2 शून्यक अपने पास में दे रखे हैं तो चारों शून्यकों को प्राप्त करने का मतलब है कि जो 4 घातीय बहुपद है उसको पूरी तरह से गुणनखंडित किया जाए और उसके चारों रेखिक गुणनखंड प्राप्त किए जाएं। तो अब चूंकि 4 घातीय बहुपद है तो उसके गुणनखंड की जो विधि है वो थोड़ी सी क्या है कि जटिल है। हालांकि इसी चैप्टर में मैं आपको आगे जब एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करेंगे तो त्रिघातीय बहुपद और चतुर्घातीय बहुपदों को गुणनखंड विधि से हल करके उनके शून्य ज्ञात करने के बारे में भी मैं बता रहा हूं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वो बात नहीं है, हम यहाँ पर शून्य हमको डायरेक्ट दे रखे हैं तो हम यहाँ पर सीधे यहीं से चलते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि 2 शून्य जो अपने पास में दे रखे हैं उन दोनों शून्यकों से हम उसके जो 4 रेखिक गुणनखंड हैं, ठीक है। सपोज करो कि आपके पास में इसके जो चारों शून्यक हैं वो, जैसे मैं यहाँ पर कोई भी चर ले लेता हूँ या कोई भी मान ले लेता हूँ, जैसे मैंने कहा कि अल्फा, बीटा, गामा और मेरे पास में लेम्डा, ये चारों इसके क्या हैं, बहुपद के शून्यक हैं। अब इन 4 शून्यकों में से अल्फा यानी कि एक शून्यक आपके पास में √2 है, दूसरा शून्यक आपके पास में क्या है -√2 है, तीसरा शून्यक और चौथा शून्यक, मतलब ये शेष शून्यक हैं और इनको हमें क्या करना है, प्राप्त करना है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि ये जो बहुपद है वो जब लास्ट में रेखिक गुणनखंडों के रूप में गुणनखंडित होता है तो वो कैसे होता है, चूंकि ये भी x का मान है और ये भी x का मान है
और यहाँ पर ये जो गामा आपके पास में है ये भी किसका मान है, एक्स का मान है, और जो लेमडा आपके पास में ये भी किसका मान है, एक्स का मान है। तो इसके चारों रेखीय गुणनखंड क्या होंगे, जैसे अभी आपने द्विघात बहुपद में एक शून्य का आपके पास में था और उसके एक रेखीय गुणनखंड का आपने पता लगाया था, ठीक ऐसे ही यहाँ पर भी हम इसके चारों रेखीय गुणनखंडों के बारे में सोच रहे हैं। तो पहला रेखीय गुणनखंड यहाँ पर आपके पास में आएगा कि ये √2 इधर आएगा, तो वहाँ पर आपके पास में बनेगा x माइनस √2 बराबर 0। इसका मतलब x माइनस √2 एक रेखीय गुणनखंड तो ये है। दूसरा रेखीय गुणनखंड माइनस √2 जब इधर आएगा तो x प्लस √2, ये लो जी इसका दूसरा रेखीय गुणनखंड ये है। इसके बाद में ये जो गामा इधर आएगा तो आपके पास में x माइनस गामा, ये लो जी तीसरा गुणनखंड जो रेखीय गुणनखंड है वो ये है, और चौथा रेखीय गुणनखंड आपके पास में x माइनस लेमडा है। अब इनके बारे में हमें पता करना है, तो जब हम इसका भाग लगाएंगे, ठीक है, जब हम इस बहुपद में, कौन से में, चतुर्घातीय बहुपद जो आपके पास में fx दे रखा है, इस fx में जब इसका भाग लगाएंगे तो हमारे पास में शेष रेखीय गुणनखंडों का गुणनफल आएगा। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि 24 में 2 का भाग लगाने पर शेष गुणनखंडों का गुणनफल कौन सा, 12, ठीक है। जैसे 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, शेष गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 3, यही तो थे आपके पास में भाई। 24 के जो गुणनखंड आपके पास में थे वो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 ये थे अभाज्य गुणनखंड। तो जब मैंने 1 का भाग लगाया तो आपके पास में 24 में 2 का भाग लगाने पर क्या आया, 12 आया था। तो देखो कि ये शेष गुणनखंडों का गुणनफल है, 3 दूनी 6 दूने 12। तो ठीक इसी प्रकार से जब इसका भाग लगाएंगे तो इन 3 गुणनखंडों का गुणनफल आएगा। और जब हम इन 2 का गुणनफल का भाग लगाएंगे, जैसे मतलब कि मैंने यहाँ पर कह दिया कि भाई मैं 2 गुणा 3 का भाग लगा देता, तो 2 गुणा 3 का मतलब 6 का लगाता, तो 6 का 24 में लगाऊंगा तो क्या आएगा बताओ, 4 आएगा। अब 4 क्या, 4 शेष गुणनखंड यानी कि 2 गुणा 2 का क्या है, गुणनफल है। तो ठीक इसी प्रकार से इन 2 का, 2 तो हमारे पास में ऑलरेडी है, तो इन 2 के गुणनफल का जब हम भाग fx में लगाएंगे तो अपने पास में शेष 2 गुणनखंड जो उसके रेखीय गुणनखंड होने हैं उनका गुणनफल आएगा। और 2 रेखीय गुणनखंडों का गुणनफल आप याद रखें, गुणा में घातें जुड़ती हैं तो दोनों रेखिक हैं, तो घात 1 प्लस 1 बराबर आपके पास में जो भागफल में बहुपद आने वाला है वो आपके पास में क्या आने वाला है, द्विघात बहुपद, ठीक है। और उस द्विघात बहुपद को हम पूरी तरह से गुणनखंडित कर सकते हैं। माननीय राकेश जी से मेरा निवेदन है कि थोड़ा सा इसको आगे चलने दे, टाइम पूरा हो गया नहीं, अब थोड़ा सा इसको चलने दे, ठीक है। 10-1 मिनट की बात है, 10 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, ओके ठीक है। तो अभी क्या है कि समय इसमें 45 मिनट है, वो कब निकल गए पता नहीं चला। मैं इस क्वेश्चन को जल्दी से पूरा कर देता हूँ, अभी इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इस प्रश्न को हमने पूरी तरह से समझ लिया है। तो मैं कह रहा था कि इस 2 गुणनखंड ऑलरेडी अपने पास में है, तो इनका जो गुणनफल है उसका अगर हम fx में भाग लगा देंगे तो अपने पास में शेष गुणनखंडों का क्या आ जाएगा, गुणनफल आएगा। वो द्विघात आएगा, उसको गुणनखंडित करेंगे तो शेष शून्य को से रिलेटेड अपने पास में रेखिक गुणनखंड आएंगे और उनसे हम fx के शेष गुणनखंडों का पता लगाएंगे, ठीक है। तो अभी हमने जो एनालिसिस यहाँ पर किया है उससे हमको पता चला कि fx के 2 गुणनखंड, 2 रेखिक गुणनखंड अपने पास में आ चुके हैं। तो हमने यहाँ पर हल में लिख दिया, तो मैं यहाँ पर हल कर रहा हूँ इसका, तो ये हल यहीं से स्टार्ट हो गया है, ठीक है। इस हल में आपको लिखना है कि आपको दे क्या रखा है, तो प्रश्न में आपको यहाँ पर दे रखा है, तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ उसको। तो मैं इस प्रश्न में ही मिटा के, क्योंकि मेरे पास में बाद में आगे जगह नहीं रहेगी, तो मैं इस प्रश्न को थोड़ा सा ऐसे मिटा के इसमें जो भी सोर्स है वो सारे मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पर fx आपके पास में ये है, ठीक है, और 2 शून्य का आपके पास में इसके ये दे रखे हैं। और चलो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, हल यहीं से कर देते हैं। तो कि fx बराबर ये के 2 शून्य, 2 शून्य क्या है, √2 तथा -√2 है। अतः है आपके पास में 2 रेखिक गुणनखंड, एक तो हुआ आपके पास में x माइनस √2, दूसरा आपके पास में हो गया x प्लस √2। इनका गुणनफल हम करेंगे तो अब देखो इसका भाग लगाएंगे तो शेष का गुणनखंड आएगा, तो यहाँ पर तो 2 हैं, तो हमें तो शेष शून्य को की बात करें तो शेष गुणनखंडों को ही प्राप्त करना है, तो दोनों के गुणनफल का भाग लगाएंगे। तो इन दोनों का गुणनफल करेंगे तो यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं कि ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के रूप में है, तो यहाँ पर सर्वसमीक आपकी लगेगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए के रूप में आपके पास में x है और b के रूप में आपके पास में √2 है, तो आपके पास में हो जाएगा x स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। सीधा आप इसको लिख सकते हैं, √2 का स्क्वायर आपके पास में 2 होता है, ठीक है। तो x स्क्वायर माइनस 2 fx का, किसका, बहुपद fx का एक गुणनखंड है। लो जी, हमें इसके एक गुणनखंड का पता चल गया है।
अब यहाँ पर ध्यान रखिए कि ये एक गुणनखंड है, मैंने यहाँ पर रेखिक नहीं लिखा है, ठीक है, रेखिक तो ये हैं, वो हैं, ठीक है। अब ये जो गुणनखंड आपके पास में ये द्विघात, तो एक गुणनखंड आपके पास में आ गया है। अब शेष गुणनखंडों का गुणनफल जो द्विघात बहुपद आना वो भागफल में आएगा। अब क्या करना था, हमने भाग लगाया था वहां पर, तो f(x) को x² - 2 से भाग देने पर, तो ये f(x) आपके पास में है 2x की घात 4 - 3x की घात 3 - 3x² प्लस 6x - 2, और आपको इसमें भाग लगाना है x² - 2 से, ठीक है। तो भाग लगाते समय हमेशा पहले पद में पहले पद का भाग लगाना है, तो 2x की घात 4 में x² का भाग लगाएंगे तो आपके पास में आएगा 2x²। उस 2x² को दोनों से गुणा करेंगे तो 2x की घात 4, फिर वो प्लस का, तो यहाँ पर कोई भी चिन्ह बदलेगा नहीं, तो माइनस हो जाएगा, 2 दूने आपके पास में हो गए 4x²। अब देखिए यहाँ पर ये जो माइनस का 4x² है, ये 2 घात वाला पद है, ठीक है। तो इसको आपने लिख दिया किसके नीचे, 3 घात वाले के नीचे। तो आपको इसे 3 घात वाले के नीचे नहीं लिखना है, आपको इसको 2 घात वाले के नीचे ही लिखना है। तो मतलब आप यहाँ पर नहीं लिख के अब 2 घात वाले के नीचे लिख देंगे तो सुविधा आपको ज़्यादा रहेगी, यहाँ पर आपकी गलती होने के चांस कम हो जाएंगे जब आप योग व्यकलन संक्रिया करेंगे। तो इसके बाद में आपको नीचे के चिन्ह बदलने हैं, तो ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया। भाग के बारे में मैंने आपको 3.2 में पहले और दूसरे प्रश्न में अच्छे से बता रखा है, बिल्कुल उसी टाइप से ये भाग लगाना है। तो ये तो आपके पास में कट गया है। अब इसके बाद में ये 4 घात वाले जो पद आपके पास में यहाँ पर हैं, ठीक है, तो 4 घात वाले पद का तो काम हो गया। इसके बाद में आपको चलना है 3 घात पर, तो 3 घात वाला आपके पास में एक ही पद है, ठीक है, उसका कोई सजातीय पद नहीं है, तो नीचे आ जाएगा। तो ये -3x की घात 3 आ गया यहाँ पर। इसके बाद में इन दोनों का आप देखेंगे तो इसमें ये तो माइनस का है, ये प्लस का है, तो देखना ये है कि असमान चिन्ह होने पर ज़्यादा किसका है, तो ज़्यादा यहाँ पर किसका है, प्लस का है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास में ये प्लस का 1x² ज़्यादा है, आगे वाले पदों को आप यहाँ पर लिख देंगे तो प्लस का 6x हो गया, और यहाँ पर आपके पास में माइनस का क्या हो गया है, 2 हो गया है। फिर आप पहले पद में पहले पद का भाग लगाएंगे तो बताइए क्या आएगा। तो ये देखिए, ये तो माइनस का है और ये किसका है, प्लस का है, तो असमान चिन्ह होने पर आपके पास में माइनस आएगा, तो यहाँ पर आ गया माइनस। और 3x³ में आप x² का भाग लगाएंगे तो इसकी घात 3 से 2 कम हो जाएगी, तो आपके पास में आएगा -3x, मतलब घात 1 बचेगी, तो -3x आ गया। उसको आप गुणा कर रहे हैं तो ये आपके पास में -3x³ हो गया, माइनस माइनस आपके पास में हो गया प्लस, और 2 को 3x से गुणा करेंगे तो आपके पास में आएगा 6x। अब चूंकि 6x एक घात वाला पद है तो आपको उसे एक घात वाले के नीचे लिखना है, तो एक घात वाला पद आपके पास में 6x यहाँ पर पड़ा है, तो ये प्लस का 6x हो गया, ठीक है। ये प्लस और ये माइनस, नीचे के चिन्ह बदल दिए, ये कट गया। इसके बाद में 3 घात से आप आते हैं 2 घात वाला, तो 2 घात वाला एक ही पद आपके पास में कौन सा है, x²। और ये दोनों यहाँ पर देखिए, ये प्लस का 6x है, ये माइनस का 6x है, ये फिर कट गए, ठीक है। और फिर लास्ट में आपके पास में एक पद बच गया है, वो कौन सा है, x² - 2। अब फिर भाग लगाते हैं तो x² में x² का भाग लगाएंगे तो 1 बार जाएगा, मतलब +1 आपके पास में आएगा। गुणा करेंगे तो आपके पास में x² - 2 ही आएगा, ठीक है। और फिर ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि शेषफल क्या आ रहा है, 0। और ये मैंने आपको बताया था कि गुणनखंड है, ये इसका गुणनखंड, इसका मतलब भाग पूरा पूरा जाएगा। तो यहाँ पर शेषफल 0 आ रहा है, इसका मतलब ये है कि भाग पूरा पूरा जा रहा है। निश्चित रूप से ये इसका क्या है, गुणनखंड वेरीफाई हो गया कि ये इसका गुणनखंड है। इसका मतलब वो भी जो दोनों रेखीय गुणनखंड आपको दिख रहे हैं वो भी f(x) के गुणनखंड है, ठीक है। और जब वो f(x) के दोनों रेखीय गुणनखंड है तो निश्चित रूप से जो आपको दे रखा है यहाँ पर, ये भी क्या है, f(x) के दोनों शून्यक है, ठीक है। अब शेष शून्यक कहाँ है, शेष शून्यक देखिए, इसका भाग इसमें पूरा पूरा जाता है, शेषफल 0 आ रहा है, इसका मतलब वो भी इसका क्या है, गुणनखंड है। अब वो क्या है, द्विघात बहुपद है, तो उसके रेखीय गुणनखंड कितने होंगे, 2 होंगे। तो इस द्विघात बहुपद के हम रेखीय गुणनखंडों को प्राप्त करेंगे, और जब हम यहाँ पर इसके रेखीय गुणनखंडों को प्राप्त करेंगे तो हमारे पास में, जैसे मैं यहाँ पर फटाफट इसको कर देता हूँ, अब यहाँ पर आप लिख देंगे, अतः f(x) के शेष शून्यक बहुपद 2x² - 3x + 1 के दोनों शून्यक हैं, मतलब इसके दोनों शून्यक f(x) के क्या हैं, शेष शून्यक हैं। अब आप इसके रेखिक गुणनखंड करके इसके शून्यक प्राप्त करते हैं, तो 2x² - 3x + 1, मैं इसको शॉर्टली एकदम गुणनखंडित करता हूं,
तो यहाँ पर 2 को 1 से गुणा किया 2 आएगा, गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा 1 होगा, 1 को आपने इधर रखा, 1 को इधर रखा, तो 2 और 1 इस प्रकार से रख दिए, बीच में प्लस का चिन्ह आएगा, 2 और 1 आपके पास में 3 हो जाएगा। वेरीफाई करेंगे तो मिडिल टर्म में आपके पास में जो संख्यात्मक मान है वो 3 ही दे रखा है, बिल्कुल सही है जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2x² माइनस का चिन्ह यहाँ पर है ऑलरेडी, तो कोष्टक लगाना ही है आपको। 2 + 1 आपने यहाँ पर लिख दिया, गुणा में x लिख दिया, प्लस यहाँ पर 1 आ गया। इस स्टेप को खोलूंगा तो 2x² माइनस यहाँ पर 2x माइनस 1 को x से गुणा किया, x हो गया, प्लस का 1 हो गया। मैं यहाँ पर आगे ले आता हूँ, आपको नीचे दिखेगा नहीं, तो ये बराबर आएगा आपके पास में। पहले 2 में जो कॉमन आएगा वो 2x होगा, फिर वहाँ पर x माइनस 1 हो जाएगा। आगे वाले 2 में आपके पास में देखो, इनमें कुछ भी आपको कॉमन नहीं दिख रहा है, इसका मतलब 1 कॉमन है। 1 सभी राशियों का गुणनखंड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 लिख सकते हैं आप कोष्टक के बाहर, न लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो x बाहर माइनस का चिन्ह, अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, तो x माइनस 1 हो गया। फिर आगे चलेंगे कि इन दोनों में आपके पास में x माइनस 1 फिर कॉमन है, तो 2x माइनस 1, और इस प्रकार से इसके दोनों रेखीय गुणनखंड आपके पास में आ गए हैं, ठीक है। अब चूंकि इसका मान शून्य होना, भाई इसके शून्य प्राप्त कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर डायरेक्ट आप लिख सकते हो, या तो x माइनस 1 का मान आपके पास में 0 होगा, तो x का मान आपके पास में क्या हो जाएगा, 1, आपको दिख रहा है, ठीक है। और या 2x माइनस 1 बराबर 0 होगा, 1 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और ये 2 उसके बटे में आएगा, तो आपके पास में x बराबर क्या आएगा, 1/2। ये लो जी, ये fx के क्या है, शेष शून्यक है। आप इनको जांच करने के लिए क्या करें, इन दोनों को आप x की जगह fx में रख सकते हैं। अगर fx का मान शून्य हो जाता है तो निश्चित रूप से ये इसके शून्यक हैं, जिसकी जांच करना मैंने आपको पहले से सिखा रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड नाउ बेस्ट ऑफ लक, ओके। एक बार फिर सभी फेसबुक मित्रों को और देखने वालों को सबको मेरा प्रेम भरा नमस्कार। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मैं बारंबार हमारे निदेशक महोदय जो रामनाथ जी सर हैं उनका धन्यवाद देता हूं कि इस मुश्किल घड़ी में जो देश एक बड़ी आपदा से जूझ रहा है, इसमें वो मतलब कई रुपयों का खर्चा करके इस प्रकार से स्कूल में 2-2 स्टूडियो यहाँ पर चल रहे हैं, टीचर्स यहाँ पर आ रहे हैं, और ये इतना खर्चा करके लाइव क्लासेज हैं वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और काफ़ी कारगर सिद्ध होगी। इसके लिए बारंबार उनका धन्यवाद। एक बार फिर आप सभी का धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। ओके।